दोस्तों, इस दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता तो है, लेकिन अपने उस षड्यंत्र में वह खुद ही फंस जाता है, जिसकी वजह से वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की है। बात कर रहा हूं मैं 19 फरवरी की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी गाजियाबाद हापुड़ रोड पर बस स्टैंड के सड़क किनारे एक महिला जो काफी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। लोग जब उस महिला को देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उस महिला के कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं थे, बल्कि वह नशे में झूम रही थी। लोग जब उस महिला को देखते तो देखने के बाद लोगों को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उस महिला के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसीलिए लोग इस बात की जानकारी कविनगर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब उस महिला से उसके बारे में पूछताछ करती है, तो महिला अपना नाम शालू शर्मा बताती है। शालू, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मूल रूप से मेरठ शहर की रहने वाली है। दरअसल सालू पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं कल 18 फरवरी को एक नौकरी की तलाश में मिरर से चलकर इसी गाजियाबाद में आई थी, और इसी गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के सामने मेरी मुलाकात रमेश सक्सेना से हुई। उसके बाद से रमेश मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर अपने ऑफिस लोनी लेकर के गया, जहां पर उसका दोस्त रविंद्र सैनी बैठा हुआ था। दरअसल रमेश ने मुझे बताया था कि रविंद्र के पास एक काम है जहां पर तुम नौकरी कर सकती हो। शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब मैं रमेश के ऑफिस में पहुंची, उसके बाद से रमेश ने मुझे चाय पीने के लिए दिया, और जैसे ही मैं चाय पी, उसके बाद से मैं बेहोशी की हालत में हो गई। और फिर बेहोशी की हालत में ही रमेश और उसके दोस्त रविंदर दोनों ने मिलकर के मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके काले रंग की एक गाड़ी में मुझे बिठा कर लाए और सड़क किनारे फेंक गए। सालू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद पुलिस सालू को लेकर के थाने में आ जाती है। लेकिन पुलिस को अभी सालू को लेकर के थाने में पहुंचे हुए आधा घंटा भी समय नहीं गुजरा था कि तभी इसी कविनगर थाने में एक महिला भी पहुंच जाती है, जिसका नाम है ब्रजेश कौसी। दरअसल ब्रजेश पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं सालू की चाची हूँ। दरअसल मेरठ से मैं ही उसे जॉब दिलाने के लिए गाजियाबाद में बुलाई थी, लेकिन कल से मैं उसके नंबर पर फोन कर रही हूँ, पर उसके नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ। और सुबह जब मैं ढूंढते हुए बस स्टैंड पर पहुंची, तब मुझे मालूम चला कि दरअसल बस स्टैंड से पुलिस एक महिला को लेकर के थाने में गई है। इसीलिए उसे पता करने के लिए यहाँ पर आ गई। हालांकि पुलिस जब शालू का ब्रजेश कौशिक से सामना कराती है, तो शालू भी उसे पहचान लेती है। इधर शालू जब अपनी आप बीती पुलिस वालों को बता देती है, उसके बाद पुलिस सालू को मेडिकल जांच कराने के लिए भेज देती, और जब मेडिकल जांच होती है तो उसे साफ क्लियर हो जाता है कि वाकई में सालू के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस सालू से ही रमेश के साथ साथ रविंद्र का भी मोबाइल नंबर ले लेती है, और फिर इन दोनों के नंबर पर फोन करती है और दोनों को ही थाने में बुलाती है। दरअसल यह दोनों ही जो गाजियाबाद के सेक्टर 29 के रहने वाले हैं। रविंदर और रमेश जब थाने में पहुंचते हैं और पुलिस जब इन दोनों से सालू के साथ दुष्कर्म करने की जब बात कहती है, तो यह सुनकर के दोनों ही चौंक जाते हैं और पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हम किसी सालू नाम की महिला को तो जानते ही नहीं है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों को थाने में बुलाती है तो इनका सालू से सामना नहीं कराती है। ये दोनों अपनी सफाई देते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमने सालू के साथ कुछ भी नहीं किया है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी कॉल डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। जब इतने दावे के साथ कहते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, और वाकई में जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि इन दोनों ने ना तो सालू से कभी बातचीत किया था, और ना ही इन तीनों का मोबाइल का लोकेशन एक साथ कहीं दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस को लगता है कि जरूर कोई ना कोई झोल है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता था कि सालू के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सालू के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 फरवरी को सालू जब मेरठ से चल करके गाजियाबाद के लिए निकली थी,
तो रास्ते में एक ही नंबर पर कई बार बातचीत की थी। उसके बाद से पुलिस जब सालू के चाची ब्रजेश कौशिक के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, तो वह नंबर ब्रजेश कौशिक के भी कॉल डिटेल्स में मिल जाता है। दरअसल इधर ब्रजेश कौशिक भी, जो लगातार उस नंबर के टच में थी, पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी नागेश चंद शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल नागेश चंद शर्मा, जो मूल रूप से मेरठ के रामपुर गांव का रहने वाला है, पुलिस जब उसके बारे में जाकर के फिर से सालू से पूछताछ करती है, तो पहले तो सालू उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। लेकिन पुलिस जब सालू के सामने ने सारी डिटेल्स रख करके पूछताछ करना शुरू करती है, तो अब सालू के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई बता देती है। दरअसल सालू पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरठ से मुझे मेरी चाची ब्रजेश कौशिक ने ही बुलाई थी। जब मैं गाजियाबाद में पहुंची, उसके बाद से चाची मुझे लेकर के नागेश चंद के ऑफिस पर गई। लेकिन वहां पर जब मैं पहुंची तो नागेश चंद ने मेरे सामने एक ऑफर किया। नागेश चंद ने बताया कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और अगर यह तुम मेरा काम कर देती हो तो मैं अभी तुम्हें 50,000 दूंगा। 50,000 का जब लालच दिया, मैं भी लालच में आ गई और उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल नागेश चंद ने मुझे बताया कि मेरे दो जानने वाले दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है रमेश सक्सेना और दूसरे के नाम है रविंद्र सैनी। दरअसल इन दोनों के नाम पर तुमको बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराना है, क्योंकि मैं इन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार दुष्कर्म का मामला दर्ज कैसे हो, क्योंकि शालू के साथ तो कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। इसीलिए अब नागेश चंद शालू को समझाते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हें मेरे एक दोस्त के साथ सोना पड़ेगा, तभी जाकर के यह मुकदमा दर्ज हो सकता है। अपने एक दोस्त के साथ सोने के लिए जब कहता है, सालू भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से नागेश चंद अपने एक दोस्त शहजाद को ऑफिस में बुलाता है और फिर सालू को चाय पीने के लिए देता है। सालू जब उस चाय को पीती है, उसके बाद से बेहोशी की हालत में हो जाती है। उसके बाद से नागेश चंद ब्रजेश कौशिक को लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर शहजाद ऑफिस के अंदर ही सालू के साथ दुष्कर्म कर देता है। और शहजाद जब अपना काम कर लेता है, उसके बाद से सालू को ले जाकर के बस स्टैंड पर छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि सालू बस स्टैंड पर जाती, नागेश चंद रविंद्र सैनी और रमेश सक्सेना, इन दोनों का मोबाइल नंबर सालू को दे देता है और अपने पूरे प्लान के बारे में समझा देता है। दरअसल नागेश चंद सालू को समझाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पुलिस पकड़ करके ले जाएगी तो फिर इन दोनों का नाम बता देना। इसीलिए मैं उन दोनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करा दी। सालू जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस नागेश चंद को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 25 फरवरी को पुलिस उसके गांव में जाती है और वहां से नागेश चंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब नागेश चंद्र को गिरफ्तार कर थाने में लेकर आती है और जब नागेश चंद से पूछताछ करती है, तो नागेश चंद पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरा उन दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। दरअसल मुझे पहले से ही मालूम था कि रमेश और रविंद्र जो दोनों ही करोड़पति हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को दुष्कर्म के मामला में फंसाकर इनसे पैसा ठगना चाहता था। नागेश चंद भी जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस फिर से सालू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम इन सबके चंगुल में कैसे आ गई। सालू जब अपनी आप बती पुलिस को बताती है, तो वाकई में खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल सालू, जो मूल रूप से मेरठ शहर के नई बस्ती की रहने वाली है, सालू के पिता का नाम है तेजपाल शर्मा, जो एक बेहद ही गरीब परिवार से है। दरअसल सालू जो भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसके सपने काफी बड़े हैं। सालू जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, तो मात्र 16 साल की उम्र में ही तेजपाल अपनी बेटी की शादी अपने ही इलाके के रहने वाले एक लड़के से कर देता है, जिसका नाम है प्रवीण शर्मा। दरअसल प्रवीण शर्मा भी, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। सालू जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, तो मालूम चलता है कि जैसी स्थिति उसकी मायके में थी, सेम वही स्थिति ससुराल में भी है, जिसकी वजह से सालू का अब उसके पति के साथ बन नहीं पाता है। जैसे तैसे 3 साल का समय गुजारता है और इन 3 सालों में वह एक बच्चे की मां भी बन जाती है। लेकिन सालू को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति उसका शौक पूरा नहीं कर सकता है, आखिरकार 3 सालों के बाद अपने पति से झगड़े तकरार करने के बाद अपने बच्चे को लेकर मायके में चली आती है। मायके में अपने बच्चे को लेकर आ तो जाती है,
लेकिन सालू के सामने अब यह समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें। इसीलिए सालू अब एक नौकरी की तलाश करनी शुरू कर देती है। तभी सालू की मुलाकात ब्रजेश कौशिक से होती है। दरअसल ब्रजेश कौशिक जो उसी की पड़ोस की रहने वाली है, लेकिन गाजियाबाद में रहती है, जब अपनी सारी परेशानी अपनी चाची से बताती है, और इधर ब्रजेश कौशिक जब गाजियाबाद में आती है और जब नागेश चंद से मुलाकात करती है और नागेश चंद से सालू के लिए जब नौकरी की बात करती है, तभी नागेश चंद के दिमाग में यह आइडिया क्रिएट हो जाता है। उसके बाद से नागेश चंद ब्रजेश कौशिक के ही माध्यम से सालू को गाजियाबाद में बुलाता है और अपना काम करवा लेता है। दरअसल नागेश चंद जो बड़े ही शातिराना दिमाग से अपना काम निकलवा तो लेता है, लेकिन अपने ही षड्यंत्र में वह बुरी तरीके से फंस जाता है। जब पुलिस इस केस का पर्दाफाश कर लेती है, उसके बाद से पुलिस नागेश चंद्र के ही तहरीर पर उसके दोस्त शहजाद को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से रमेश और वीरेंद्र को तो छोड़ देती है, लेकिन इन सबको सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।